दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 8 की 5th चैप्टर जब जनता बगावत करती है के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। फिर हम किसान और सिपाही तथा सैनिक विद्रोह का जन विद्रोह में बदलना भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम मेरठ से दिल्ली तक बगावत का फैलना और फिर कंपनी का पलटवार के बारे में भी कई घटनाओं को जानेंगे। अध्याय के अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है नवाबों की छिनती सत्ता। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी तथा उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है किसान और सिपाही। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सरल तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों के हाथ से पुरानी जमीनें निकलती जा रही थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सरल सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। हमारा अगला टॉपिक है सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे जब कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। हमारा अगला टॉपिक है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। शासक और प्रजा के बीच संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छीन भिन हो जाती है। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है।
भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। हमारा अगला टॉपिक है मेरठ से दिल्ली तक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिन बाद मेरठ में तैनात सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। हमारा अगला टॉपिक है बगावत फैलने लगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उन्हें देखकर गांवों और कस्बों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। हमारा अगला टॉपिक है कंपनी का पलटवार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को गोली मार दी गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। हमारा अगला टॉपिक है विद्रोह के बाद के साल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित इस प्रकार से है। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा,
अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।